अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ हैं गजल अशरफ। आप सबको बहुत ही अच्छा दिन मुबारक हो। और यकीनी तौर पे आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो अर्थ डे बनाया जा रहा है, ज़मीन का दिन बनाया जा रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज होता है। इसके अलावा ज़मीन के ऊपर बोझ भी बहुत ज़्यादा है। पहले इतना इमारतों का बोझ नहीं था, इंसानों का बोझ नहीं था। 7 अरब के करीब इंसान हैं, फिर इमारतें हैं, फिर प्लास्टिक है, फिर ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये गंदगी है। इन तमाम तर चीज़ों को हमने साइड पे रख के ज़मीन का भी ख्याल रखना है। इस वजह से ये दिन मनाया जा रहा है। और बताने का मकसद आपको ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने माहौल को साफ रखें और साफ सुथरा रहें। इसी में बेहतरी है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो हम जा रहे हैं, फिर आपको पता है ना कि कितनी ज़्यादा ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गोलाबारी हो रही है, फिर आप ये भी कह लें कि ज़लज़ले भी आ रहे हैं। तो इन तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर इफेक्ट ज़रूर करती हैं, इसलिए अपने माहौल का खास ख्याल रखें। सोशल स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको खबर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठा लिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये हलफ लिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीन के दौरे पर हैं, जहां वो शंघाई ताउन तंजीम की अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए हुए हैं। और दौरे के दौरान चीन और पाकिस्तान की अदालतों के दरमियान अदालती ताउन के लिए MOU पर दस्तखत भी होंगे। और फिर उसके बाद याहिया अफरीदी के जाने के बाद यह हलफ लिया गया है। बिल्कुल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया, जिसने अगर बात की जाए तो उन्होंने करप्शन के खिलाफ एक्शन लेते हुए एंटी करप्शन हॉटलाइन यानी कि 0326 444 444 कायम कर दी है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आवाम से अपील की कि किसी भी गैर कानूनी सिफारिश या फिर रिश्वत की कोशिश की इत्तला फौरी तौर पर दी जाए, इसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये एक अच्छी खबर है, जिसको हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए। और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वो खुद कह रहे हैं कि आप हमें कॉल करें, तो आपने भी इस नंबर पे कॉल करनी है और करप्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को आगाह रखना है। ख़वातीन और हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक ऐसी स्टोरी है जो बताते हुए मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। 5 मरतबा के एव चैंपियन बनने वाले पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता टेकन प्लेयर अरसलान ऐश ने वीज़ा मसाइल के बायस एव जापान का और रियाज कलाश 2025 से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद वो वीज़ा हासिल ना कर सके। अरसलान ऐश का शुमार उन खिलाड़ियों में होता है जिन्होंने पाकिस्तान ई स्पोर्ट्स को आलमी सतह पर शनाख्त दिलाई। बिल्कुल, और उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। अरसलान ऐश की गैर मौजूदगी एव जापान और रियाज गेम्स 8 जैसे अहम टूर्नामेंट्स में शिद्दत से महसूस की जाएगी। एग्जैक्टली जो टेकन वर्ल्ड टूर 2025 के नुमाया मुकाबले हैं। और उनका ये भी कहना था कि पासपोर्ट की रुकावटों के साथ जीना मैं अब सीख चुका हूँ, लेकिन एक दिन हालात ज़रूर बदल जाएंगे, उनको ये उम्मीद है। और अरसलान का पैगाम नौजवान खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई और उम्मीद का इस्तारा भी है, यानी कि वो नौजवानों को उम्मीद तो दिला रहे हैं कि मैं अगर मायूस हुआ हूं तो आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कोशिशें तो बहुत की हैं। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आपको बताते हैं कि 25 अप्रैल 2025 को तुलुए आफ्ताब से जरा पहले, यानी कि आप ये कहें कि असर के वक्त कह सकते हैं हम, तुलुए आफ्ताब से, हाँ अच्छा हाँ, तुलुए आफ्ताब से हैं, गुरूब आफ्ताब नहीं, फजर से पहले आपने क्या करना है कि लुक टू द ईस्ट, मशरिक की तरफ आपने देखना है, जहां आसमान पर एक नायाब मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। बिल्कुल, जहां से आपको ना एक मुस्कुराता चेहरा नमूदार होगा। वेनस और सैटर्न और हिलाली चांद की एक खूबसूरत जोड़ी में सयारे आंखों का किरदार अदा करेंगे, जबकि चांद एक नर्म सी मुस्कुराहट बनाएगा। और ये मंजर दुनिया भर में सुबह 5:30 बजे के करीब देखा जा सकेगा। अगर मौसम ठीक हुआ, बादल ना हुए, अगर मौसम साजगार हुआ तो आप ये नज़ारा देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ये नायाब फल्की नज़ारा जिसकी गजल ने बात की है, 3 फल्कियाती जो सितारे हैं उनकी कुर्बत का नतीजा है, जिससे बगैर किसी दूरबीन के भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास दूरबीन या फिर टेलीस्कोप होगा तो मंजर और भी दिलकश दिखाई देगा। एग्जैक्टली। और शायद आप वेनस के नीचे मध्यम चमकता हुआ मरकरी भी देख सकें। साफ उफक वाला खुला मुकाम इस मंजर का भरपूर लुत्फ लेने के लिए बेहतर होगा आपके लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये 25 अप्रैल को आपको देखने के लिए मौसम बहुत ही साफ सुथरा मिले। और उठना भी फिर आपने सुबह ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन और हज़रात, ये तो थी चांद की स्टोरी। अब आपको अमेरिका लिए चलते हैं, जहाँ पे फ्लोरिडा अमेरिका की पहली रियासत बन गई है जिसने जीनियाती तौर पे तब्दील शुदा मच्छरों को कुदरती माहौल में छोड़ दिया। अच्छा। ताकि जो बीमारियां हैं मच्छरों से पैदा होने वाली, जिसमें डेंगू है, येलो फ्लू है, इस जैसे खतरनाक अमराज से बचाव जो है वो किया जा सके। ये खास नर मच्छर काटने की सलाहियत नहीं रखते और एक ऐसा
जीन लेकर पैदा होते हैं जो मादा मच्छरों को बालिग होने से पहले ही मार देते हैं। मच्छर जो कि इंसान के लिए खतरनाक बनते हैं, अब ये ऐसा मच्छर तैयार कर लिया गया है जो कि मादा मच्छरों को बालिग होने से पहले ही मार देगा। बिल्कुल, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप जेनेटिकली रिलीज कर रहे हैं मच्छरों को, और ये तजुर्बा सालों की ताख़ीर और अवामी बहस के बाद किया गया है, और इससे मच्छरों की बीमारी फैलाने वाली आबादी में नुमायां कमी मुतवक्के भी है। और कैमीन आइलैंड्स, ब्राज़ील और पनामा और मलेशिया में इसी तरीके से 90% से ज़ायद कमी भी देखी गई है। वहाँ पर भी तजुर्बात किए गए हैं। केमिकल स्प्रे के मुकाबले में ये तरीका माहौल दोस्त और पायदार समझा जा रहा है कि ये इससे माहौल साफ हो सकता है और इस तरह की बीमारियों से आपकी जान छूट सकती है। आगे आपको ले चलते हैं और जरा हिली एरिया की खबर आपको देते हैं। हिंदू कश हिमालय पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी 23 साल की कम तरीन सतह तक पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? एग्जैक्टली, जिससे तकरीबन 2 अरब अफराद जो बर्फ पिघलने के बाइस या फिर जब बर्फ पिघलती थी उसके पानी पर इन्हिसार करते थे, उनके लिए अब खतरात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस इलाके में बर्फ और बर्फानी ज़खायर दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं जो आर्कटिक और अंटार्कटिक के बाहर पाए जाते हैं। लेकिन अब लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ये तो अब जैसे जैसे हमारे सामने रिपोर्ट्स आएंगी, न्यूज़ आएंगी, तब पता चलेगा। बिल्कुल, ऐसे रिपोर्ट के मुताबिक बर्फ की मौजूदगी 23.6% कम हो चुकी है, जो कि पिछले अगर गुज़श्ता 23 साल की बात की जाए तो 23 वर्षों में सबसे कम है। ये रुझान मुसलसल तीसरे साल जारी है, जिससे खित्ते में पानी की कमी, ज़ेर ज़मीन पानी पर ज़्यादा इन्हिसार और खुश्क साली के खतरात बढ़ गए हैं। कई ममालिक पहले ही खुश्क साली के वार्निंग दे चुके हैं और आबादियों को तवील, गर्म और ज़्यादा बार बार गर्मी की लहर का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी आप पाकिस्तान में देख लीजिए कि एक दिन गर्मी होती है, दूसरे दिन सर्दी होती है। यहाँ पे अभी इस तरह का मौसम बना हुआ बारिशों के बाद कि शायद सर्दी वापस आ गई, लेकिन कराची में पिछले 3-4 दिन से हीट वेव चल रही है। एग्जैक्टली, और हमें तो रात को सर्दी लगती है, दिन में गर्मी लगती है। तो मौसम देखें आप किस तरह से चेंज हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि गर्मियां या सर्दियां। बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इंसानों की स्मगलिंग के हवाले से हमने सुना, डॉलर्स की स्मगलिंग के हवाले से हमने सुना, चीजों की स्मगलिंग के हवाले से हमने सुना, बहुत सारी और चीजें जिनकी स्मगलिंग के हवाले से हमने सुना। लेकिन अब मेरे पास खबर है केनिया से, जहां पे चूंटियों को स्मगल करने का मामला थोड़ा सा दिलचस्प होता चला जा रहा है। चूंटियों को कैसे स्मगल किया गया? ये मैं आपको बताता हूँ। बेल्जियम के 2 नौजवान कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में गिरफ्तार हुए और इन पर इल्जाम है कि उन्होंने 5000 चूंटियों की स्मगलिंग की कोशिश की थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 5000 चूंटियां। लगता है कि ये दोनों नौजवान चूंटियों के शौकीन थे और सोचा था कि एक नया कारोबार शुरू कर लेंगे। बस इसमें थोड़ी ज्यादा कानूनी पेचीदगी आ गई और उनको ये समझ नहीं आई कि ये कारोबार उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली, और जो उनके वकील थे, वकील सफाई जिसे हम कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है, बस तफरी के लिए वो चूंटियां इकट्ठी कर रहे थे और उनको ऐसा लगा कि बस हम तफरी करेंगे, इकट्ठी करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो ऐसा हुआ नहीं, उनका ख्याल ये नहीं था, बल्कि चूंटियां जमा करना ऐसा ही है जैसे किसी ने कुछ परिंदे पकड़ लिए हों और ये बस एक शौक है। लेकिन खैर, उनके कब्जे से 400 मजीद चूंटियां भी बरामद हुई हैं और माहिरीन ने उनकी मालियत 10 लाख तकरीबन 7700 अमरीकी डॉलर बताई है। और लगता है कि इन चूंटियों का प्लान यूरोप और एशिया तक पहुंचना था, कोई और नहीं बल्कि दुनिया भर में चूंटियों का फैलाव भी हो रहा था। आपको साथ साथ ये भी बता दें कि कीनिया में ना ये जुर्म समझा जाता है हसनैन, के जो चूंटियां, मतलब रिसर्च के मुताबिक, कि जो इस तरह से काम करते हैं, चूंटियों की स्मगलिंग करते हैं या जुर्म करते हैं। साथ आपको ये भी बता दें कि कीनिया इस वजह से भी मशहूर है कि वहाँ पर एलिफेंट या फिर हिप्पोटैटमस, जो आपको पता है एनिमल्स, उनके जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनको भी बेचने के हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही थी पहले कि वहाँ पर इस तरह की स्मगलिंग होती रहती है। खैर, अब देखते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है। चूंटियों को स्मगलिंग करना एक बहुत बुरी बात है। वैसे आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के मारूफ शेफ जाकिर हुसैन, जिन्होंने अपने पकवानों के जरिए लाखों दिल जीते, पीर को वो 58 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। उनके भतीजे शयान कुरैशी के मुताबिक शेफ जाकिर गुर्दे की बीमारी से जंग लड़ रहे थे और मुसलसल डायलिसिस पर थे। वो अमेरिका से भी उनका इलाज हो रहा था, लेकिन डॉक्टर्स की जानिब से उनको जब जवाब मिला तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए। और बचपन में तो मैं इनको बहुत देखती थी, स्पेशल इनके जब एपिसोड लगते थे तो बैठकर देखना कि क्या पका रहे हैं, क्या पक रहा है, और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें और मजेदार चीजें होती थी। बिल्कुल ऐसी है। शेफ जाकिर हुसैन ने 1 माह पहले अमेरिका से पाकिस्तान वो वापस लौटे थे, लेकिन अपने मद्दाहों को एक बड़ा सदमा दिया। उनकी नमाज जनाजा आज असर के बाद जामिया रशीदिया मलीद में अदा की जाएगी। उनके पकवानों ने न सिर्फ घरेलू खवातीन को बल्कि पेशावर जो शेफ थे उनको भी मुतासिर किया, और उनके जाने का गम हमेशा दिलों में रहेगा। और हमारी भी दुआ है कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी स्टोरीज, ट्रेंडिंग स्टोरीज। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है
एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम मुल्क की मईशत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन हज़रात। अगर मुल्क की मईशत की बात की जाए, इकॉनमी की बात की जाए, इस वक्त एक नाजुक मरहले से गुजर रही है। हर गुजरते दिन के साथ आवाम की ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी और तजारती खसारे ने मुआशी सूरत हाल को नहायत परेशान कुन बना दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की मईशत आलमी सतह पर बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसे, जहाँ आलमी मालियाती इदारे भी इसकी हिमायत से हिचकिचाते हुए नजर आ रहे हैं। इक़्तिसादी बहरान ने मुल्क के कारोबारी शोबे को भी मुतासिर किया, जिसके नतीजे में छोटे और बड़े कारोबार दोनों मुश्किलात में हैं। ऐसे में क्या हमें ज़रूरी अमल हैं, ज़रूरी काम है जो हमें करने चाहिए अपनी मईशत को ठीक करने के लिए, फिर हुकूमत की तरफ हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत किस तरह से वो काम करे जिससे एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके? एग्जैक्टली क्योंकि दावे और वादे तो हम सुनते हैं लेकिन उसका रिलीफ आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। ओवरऑल इकोनॉमी पर हम बात करेंगे, इकोनॉमिक सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा हम स्टार्ट करें पेट्रोलियम की कीमतों के हवाले से, आलमी सतह पर तो वो कम हुई लेकिन जब आया कि उसको पास ऑन किया जाए आम आवाम तक तो फिर ये कह दिया गया कि बलोचिस्तान में रोड तामीर करनी है। आप समझते हैं कि ये एक गैर मामूली फैसला है हुकूमत का? जी बहुत शुक्रिया। असल में हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो इकॉनमी के जो कलेक्शन के जो ज़राए हैं उनके अंदर दारोमदार जो है ना पूरी हुकूमत का, वो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे है। और आप देखिए कि पेट्रोलियम के ऊपर या आपके गैस के ऊपर या और इस तरह इनडायरेक्ट जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं, हुकूमत अपने बहुत से अखराजात उसी से पूरे करते हैं, चाहे पीएसडीपी हो, डेवलपमेंट के अखराजात हो या दूसरे आपके जो मुल्क को चलाने के लिए। तो बेसिकली यही पीएसडीपी के अंदर जो कमी आ रही थी उसके अंदर अब इस वक्त सिर्फ एंगल यही है जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कि भाई ये बड़ा जरूरी है और हमें अपने उस यानी बलोचिस्तान को जो है वो इम्प्रूवमेंट करनी है। लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटी वो ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर पूरा जो सिस्टम है ना उस पे दारोमदार है। डायरेक्ट टैक्सेशन से हम पूरी भी कलेक्शन उस तरह से नहीं कर पाते। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप जब टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन का निज़ाम तो हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है, फेडरल में भी सूबों में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब गजल ने जो सवाल किया ये पूरा पाकिस्तान भी ये सवाल करता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट की आमदनी है वो यहीं से होती है, पेट्रोल से होती है। पेट्रोल में वो लेवी लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, वहाँ से आमदनी करेंगे, फिर बिजली के बिलों में आप देखिए कितना जीएसटी लगता है। सो ये दो तीन जराए गवर्नमेंट के पास है, अगर गवर्नमेंट दूसरी तरफ नहीं जाएगी तो ये तो आवाम के ऊपर बोझ बढ़ता रहेगा। देखिए समझने की जरूरत यह है कि हुकूमत दूसरी तरफ से चूंकि उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी और ये कंसिस्टेंटली ओवर डिफरेंट डेकेड्स आपने देखा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो वो नहीं कर सकी। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है। अब डायरेक्ट टैक्सेशन पे जब आप दारोमदार करेंगे तो आपके बहुत से जो वर्टिकल्स हैं, जो बहुत से सेक्टर्स हैं सोसाइटी के, इंडस्ट्री के, अब देखिए हमें मालूम है कि एग्रीकल्चर जो है वो सब मालूम है कि पूरी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेता है और हम बेसिकली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी आज भी, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 1% या उससे कम है। उसके मुकाबले में इंडस्ट्री का ज्यादा है, सर्विसेज का 50% से ज्यादा है कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन से मुराद यानी कि साइज, लेकिन कंट्रीब्यूशन उसका बहुत कम है। तो ये जब तक उन सेक्टर्स को हम नहीं लाते तो हमारा यानी कि बैलेंसिंग ऑफ बुक्स या हमें अपने अखराजात को पूरा करने के लिए दो ही तरीके हैं कि इनडायरेक्टली हम इकट्ठा करें और बकिया जो उसका जो खला रह जाए वो हम बोरोइंग के साथ करें, और यही नतीजा है कि हम बार बार प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और हमें इम्प्लीमेंट करने की और टैक्स रेट्स को घटाने की जरूरत है ताकि ज्यादा लोग उसमें शामिल हो सकें और उनके पास परवर्स इंसेंटिव ना रहे उसे बाहर रहने का। अभी इस वक्त ये है कि हालिया हमने देखा कि पिछले बजट के अंदर बहुत हाई जो बर्डन है वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेशन का जो वो पड़ा वो सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ा। तो ये नतीजतन उनकी जिंदगी मजीद जीरन हुई, मुश्किल में आए और वही पुराना जो तहरबा है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का उसी के ऊपर दारोमदार रहा। और यही नतीजा है जो आपने अभी सवाल किया कि जो
हमें बेनिफिट या विंडफॉल इफेक्ट मिल रहा है इंटरनेशनली प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस का, तेल की कीमतों के कम होने का, हम उसका फायदा आगे पास करने की पोजीशन में डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि हम अल्टीमेटली अपने जो डेवलपमेंट के अखराजात हैं वो उसे पूरा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है ना कि अब टैक्सेशन की जैसे आप बात करें ना, तो आम आदमी भी टैक्स दे रहा है, सैलरी क्लास भी टैक्स दे रहा है, बिजनेस क्लास जो है वो भी टैक्स दे रहा है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी टैक्स दे रहा है, और ये टैक्स इसीलिए जा रहा है कि आप डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाओ। फिर उसके बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है इंटरनेशनली, तो वो रिलीफ तो आवाम को मिलना चाहिए, लेकिन फिर ये कह दिया जाता है कि नहीं, बलोचिस्तान में सड़क तामीर करनी है। बेसिकली हम पहले से जो टैक्स दे रहे हैं वो वहाँ पर नहीं लग रहा है। तो क्या जिस तरह से PM साहब ये बात तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंटली ये खर्च होगी रकम, इस प्रिंसिपल को मानना चाहिए हमें? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये कि इससे पहले भी खर्च होते रहे हैं और वो ठीक है, उस पर सड़क बनेगी, उसकी अहमियत है, उन्होंने उसको उजागर किया। इस स्टेज के ऊपर ये एक इमोशनल डिसीजन आ जाती है जब इसको हम क्वेश्चन करते हैं, तो एज इफ कि हम उनकी तरक्की के रास्ते में दीवार खड़ी कर रहे हैं। लेकिन ये एक गलत इक्वेशन है जो उन्होंने सबके सामने रख दी है। असल बात ये है कि आपका जो यानी खर्च करने से पहले आपके पास जो कलेक्शन का और रेवेन्यू एक्सपेंशन का जो तरीकेकार है वो वजह करने की जरूरत है। और IMF प्रोग्राम जिसका हम हिस्सा है, उसके अंदर भी जो ज्यादा उनकी तरफ से जिसे कहते हैं स्ट्रेस रहा है IMF का, वो यही रहा है कि हम रिफॉर्म्स करें, अपने अखराजात को कम करें, हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो एक बहुत ज्यादा ब्लीड करती रही इकोनॉमी को, उसको या तो हम बंद करें या उसको कंप्लीटली जिसे कहते हैं ऑफ करें, प्राइवेटाइज करें। हम देखें कि कोशिश करने के बावजूद अभी तक हम जो आइकॉनिक वैल्यू रखता है प्राइवेटाइज करने का, वो PI को ही नहीं कर सके, स्टील मिल को नहीं कर सके, और उसके पीछे एक लंबी फहरिस्त है, 200 से ज्यादा एंटरप्राइजेस हैं जो आपकी पूरी इकोनॉमी को अंदर से खोखला कर रही हैं। अब जब तक इसको आप नहीं करेंगे तो आपके पास कोई तरीका नहीं है। और एक मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा कि ना तो इकोनॉमी को चलाने के लिए आप कंप्लीटली टैक्सेशन लगा लगा के ही आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ लोगों के मौके भी पैदा करने की जरूरत है, जिससे जॉब्स क्रिएट हो, नए मौके पैदा हों। तो वो जब तक नहीं होंगे तो टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो सकेगा, और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी कमा रहे हैं उनको उसके अंदर लाने की जरूरत है। और अभी आपने देखा कि रिटेलर्स के ऊपर लगाने की कोशिश की पिछले 2 साल के अंदर, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। एग्रीकल्चर के बारे में बात हुई कि जी अब वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन अभी उसके रिजल्ट्स आना बाकी हैं। इसी तरह बहुत से और हमारे सेगमेंट्स हैं जो दुकानदार से लेके और रिटेलर्स, फिर हमारे जो इंडिविजुअल बहुत से ऐसे चाहे वो फ्रीलांस भी कर रहे हैं, ऑल्दो अभी हम ये कहते हैं कि इसको ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन डिजिटल इकोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लीटली टैक्सेशन से बाहर हो। डिजिटल इकोनॉमी को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा जैसे जैसे वो ग्रो करे। अनलिमिटेड हॉलीडेज नहीं दिए जा सकते, वरना तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसी है जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना पड़ेगा। शमाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शमाइल दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे, और बिल्कुल ऐसी है कि टैक्स का दायराकार नहीं पड़ेगा तो मामला ऐसे ही तरक्की भी नहीं कर सकते, और कोई मैकेनिज्म बनाना जरूरी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और सियासत के ऊपर बात करेंगे, क्या कुछ हैपनिंग्स हो रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे कैनाल्स इशू पर, क्योंकि वो मामला शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन मानते नहीं है। आईनी ओहदे बहुत सारे उनके पास हैं, लेकिन कैनाल्स इशू पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो कुछ भी होता है, जो भी मामला होता है, हम पीपल्स पार्टी को अपने लूप में लेते हैं, उनसे मुशावरत के बाद होता है। लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कुछ मीटिंग मिनट्स हैं या फिर सदर मुमलिकत के जो सिग्नेचर हैं, वो तो पीपल्स पार्टी के हक में है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि सिंध को इससे किस हद तक नुकसान है, GDA का इस पर क्या मौक़िफ़ है। सायरा बानो साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, साबका MNA भी हैं और रहनुमा GDA भी हैं। सायरा बानो साहिबा से आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी हाँ सायरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मामला तो सबको पता है कि कैनाल इशू का मामला क्या है, लेकिन ये क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, और स्पेशली हम आपसे जानना चाहते हैं कि GDA का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। सुनिए, मसला तो वो कहते हैं कि हल तलब जो हमारे करता धरता है, वो उस मसले को हल तलब सब तब समझे
जब एक वो कहते हैं ना कि कुदरती तौर पर कोई मसला बना हुआ हो, या जैसे पाकिस्तान में एक वो कहते हैं ना कि कुछ कोई चीज होती है उसका मसला, ये तो प्री प्लान था। ये तो जिस वक्त SIFC की बुनियाद रखी गई और उसके तहत ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान और कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये तो बाय डिजाइन इन्होंने ये पूरा प्री प्लान था। तो जो खुद प्लान किया हो उसका वो हल कैसे निकालेंगे? क्योंकि अपने वतन अजीज में आपने पिछले 2.5 साल से हर चीज में जोर जबरदस्ती धौंस देखी है, भले वो 8 फरवरी के इलेक्शन हो या बाकी जो हमारे मुल्क में पे दर पे वाकयात हुए उसमें। तो वो ये समझ रहे कि शायद ये तमाम मसाइल ठोस और उससे हल हो जाएंगे, लेकिन ये हम सिंध की बका का मसला है। सही हो गया। सायरा साहिबा, मुझे ये बताएं कि अब सिंध को इस मंसूबे से किस हद तक नुकसान है? आप ऐसे पूछ रहे हैं कि अगर आपकी सांसें बंद कर दी जाएं तो फिर आपका क्या होगा? इस सवाल का जवाब ये है, हमारा जो 98% जो वो कहते हैं ना कि यहाँ पर जरिया मुआश है वो ज़राअत है। यहाँ पर आप रूरल एरिया की तरफ जाएं, वहां पर कोई और काम नहीं है। यहाँ पर हम लोगों की जमीनें हैं, तो जब पानी नहीं होगा, जमीनों को तो छोड़े, यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। साथ ही आपने GDA का मौकफ पूछा, अगर आप वो कहते हैं ना ऑन द अदर हैंड देखें तो हम मुल्क में किसी भी जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है और जो ये तरक्की है इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन आप हमें पानी तो दिखा दें कि वो पानी है या नहीं है। मैं उससे पहले आपसे बात कर रही थी कि मैंने प्रोग्राम्स किए हैं आपके बड़े जय्यद सहाफी, जो ये पानी छोड़ा जाता है दरियाओं में उसको पानी का ज़िया कह रहे थे। अगर वो अपने रटे रटाए फिक्रे और वो कहते हैं कि जो उनको पढ़ने के लिए दे दिया, तो आप मुझे बताएं कि ये जो डेल्टा है ये कितने जरूरी होते हैं समंदर के लिए। आप सजावल बदीन ठट्ठा को देखें तो जिस वक्त एक समंदर में ये कानून कुदरत है, समंदर में पानी नहीं जाता तो वो जमीनें निगल लेते हैं। तो चले बाकी तो जो जगह जमींदारी है अभी भी पानी नहरों में नहीं है। लोग इस वक्त की वो जो कपास की फसल है वो यहाँ पर नहीं स्टार्ट हुई, कुछ इलाकों में हुई और कुछ इलाकों में नहीं हुई। और आप मुझे कह रहे हैं कि पानी कितना जरूरी है। आप मुझे बताइए कि पानी कितना जरूरी है। बेशक बेहद तो ये जिन्होंने ये फैसले किए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि बादशाह सलामत के दिल में आई कि चलो ये तजर्बा करता हूँ और उसमें आपने राया से आवाम से मशवरा ही ना किया, जो सिंध के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पूछा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो हमारे जो एहतजाज और धरने हैं ये देखे नहीं रुकेंगे। वो इस बात को शायद ये पंजाब वाले या उनकी पुश्त पर जो है वो इसको मजाक समझ रहे हैं। उनका ये होगा कि शायद 3-4 दिन ये धरने चलेंगे और उसके बाद खामोश होकर बैठ जाएंगे। नहीं, हम वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा मैडम, ठीक है आपने पंजाब का भी नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आपकी एक हरीफ जमाती समझी जाती है। वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जब हम देखते हैं, जरदारी साहब के सिग्नेचर देखते हैं, तो मामलात हमें किसी और तरफ भी इशारा देते हैं कि शायद पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से ही हो रहा है। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? सीधा सीधा बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, मैं तो एक बात कहती हूँ कि जिस वक्त सिंध में इलेक्शन, सिंध भुट्टो साहब को कंप्लीट ना मिला, बेनजीर साहिबा को ना मिला, बेनजीर की शहादत के बाद नहीं मिला, 2024 तक इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई थी जो सिंध इनको प्लेट में रख के दे दिया? तो कुछ 2 लो की बुनियाद पर दिया होगा ना। अब देखिए 4 आईनी होते हैं उनके पास, सदर पाकिस्तान, सेनेट का डिप्टी वो स्पीकर और 2 गवर्नर उनके। तो अगर आप सिंध धरती के सपूत हैं, अपने आप को सिंध के करता धरता कहते हैं, हर दफा सिंध कार्ड निकाल कर लेकर आते तो फैसला करें। ये धमकियां देने से कि अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, ये तो वही है कि ईद के मार साले। तो वो ईद के मार करते करते यहाँ की गैस ली मेरे सांगड़ की, खर का कोयला लिया, समंदर पे हजारादारी कायम कर दी कि वहां पर वो कहते हैं कि ना सिंधियों के पास नौकरी है और ना कुछ है, और उसके बाद अब ये पानी का सौदा कर दिया। मतलब सोचे कि पानी जब ज़राअत कर रहे हैं तो क्या करेंगे, और वहां पर हम चौकिस्तान के वो क्या कहते हैं सहराओं में कॉर्पोरेट फार्मिंग कर रहे हैं। किसी दूसरे मुल्क के लिए घास फूस या कोई वो हमें हुक्म देंगे कि हमें ये उगा कर दो और हम अपना लोगों का पानी छीन कर वहां पर हम कर रहे हैं। ये तजर्बा इंडिया भी कर चुका है, ये तजर्बा अफ्रीका में भी हुआ, ये तजर्बा दूसरे ममालिक में भी हुआ, लेकिन वो नहीं वो हुआ, कामयाब नहीं हुआ तजर्बा।
और आप अच्छा मुझे मैडम, बताएं आप रेप जिस तरह में से आप अगर- बात करी हैं बिल्कुल ठीक है, पानी की ज़रूरत है बेहद, और जिस तरह से पीपल्स पार्टी के पास इतने आईनी ओहदे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखो तो पॉइंट स्कोरिंग ही लगती है। एक तरफ लॉयर्स भी इसके ऊपर एहतजाज करें, आज चौथा पांचवा रोज हो चुका है, लेकिन हुकूमत इस हवाले से भी कोई एक्शन नहीं ले रही, टस से मस नहीं हो रही हुकूमत। कि उनका तो हुकूमत तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो अवामी राय से, अवामी मैंडेट से जीत कर आए हैं। फॉर्म 47 की पैदावार, अब ये अल्फाज इतना सुना है कि आपको भी बस एक आम सा लग रहा होगा, बिल्कुल। मगर जब कान से पकड़कर इनको एक पेज के ऊपर बिठाया है तो किसी के कहने से कैसे ये उठ के अपना फैसला कर सकते हैं। और जो हुकूमत, जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात हैं कि कुछ भी नहीं होगा, फिर हर दूसरा तीसरा बंदा आके बयान देता है, ये उनका मसला नहीं है। एक होता ना जैसे कि चलो भाई बेटा तुम लोगों ने किया, तुम ही लोग, वो निशाना सही कोई नहीं रख रहा ना। यहाँ पर भी कोई नून को बोल रहा है, कोई कह रहा है पंजाब तो सा जेड़ो आ, वफाक तो सा जेड़ो आ। भाई नाम लो ना ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का, कि उनके करता धरता कौन है, कौन कर रहा है। तो बात यही है, सियासतदान पता नहीं आपस में क्यों दस्तो गरेबां हैं। पीपल्स पार्टी की गलती के इक्तदार की हवस के लिए, आपको याद होगा कि इस निगरान दौर में राव अनवार का इंटरव्यू भी आया था ना, जी जी, जिसके पास सबूत थे, और उसने कहा था यहाँ पर कितनी करप्शन होती है। तो ये सारी चीजें साइंस होती हैं। फिर उसके बाद रावलपिंडी, वो जो कमिश्नर रावलपिंडी को भी ना हाँ, भूलें। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जब ऐसे ही ये सारे असल में- मामलात हुए, लेकिन मैडम ये भी तो अब आप लोगों पे भी इल्जाम लगाया जाता है कि जब आप इत्तेहादी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, तो आपके दौर में भी कैनाल्स की मंजूरी हुई थी। ये मामला भी तो है, कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहा है। बनने तो शायद ये रेनी कैनाल तो पहले बना हुआ था, फिर उसके बाद कच्ची कैनाल, लेकिन ये जो सारी चोलिस्तान की जमीनों का फैसला हुआ था ये 2022 में आफ्टर रिजीम चेंज हुआ है। और मुझे याद है कि मैं अपोजिशन में बैठी थी और वहां पर चोलिस्तान के मतलब वहाँ पर जो असेंबली में या जा उस एरिया में जो वो करते हैं, सारी तफसील मेरे पास थी। फिर नूर लीग के ही क्या नाम था उनका, मैं भूल जाती हूँ, चौहान साहब थे, रहीमे खान के MNA थे, जी तो उन्होंने उनसे डिस्कस हुआ और उन्होंने ये फिर वो कहते हैं कि क्वेश्चन आवर में उन्होंने SIFC ये आफ्टर जीन चेंज के बाद बना, और मजे की बात है उसका ऑफिस है वो PM सेक्रेटरीट के अंदर है। बिल्कुल मैडम, अब मुझे हमारे पास चूंकि वक्त कम है, तो मुझे आखिर में ये बताइएगा, अब इस मामले का कोई हल हमें नेगोशिएशन से नजर आ रहा है? क्योंकि अगर हाँ हो सकता है हल इसका बातचीत से, तो फिर किस साइड पर? क्योंकि हुकूमत और पीपल्स पार्टी दोनों अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हट रहे। आपने कहा कि ये मसला नेगोशिएशन से हल होगा। सुने, ये कोई मैं गर्दन काट रहा हूँ और उससे मैं नेगोशिएशन करके उसको इस बात पे राजी कर लूं कि भाई तो मेरी टांग काट ले, मेरा बाजू काट ले, या मेरी एक आंख निकाल ले, मेरी गर्दन ना काट। आप जो हो रहा है इतने अरसे से, पहले आप वो करें। जिन लोगों ने वो कहते हैं कि सिंधी है, जो मतलब मुझे बताएं, देखिए जो लोग बोलते हैं, जो अपने जैयद सहाफी हैं, जो दूसरे तरह के हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर समंदर में पानी छोड़ा जाता है, जो डेल्टा के लिए वो क्या कहते हैं ना कि वो डेल्टास को नुकसान पहुंच रहा है पानी ना होने से, पहले तो उनको ये सबक सिखाने की जरूरत है कि भाई अपनी तकलीफ और अपनी ये जो चीजें हैं ना, बिल्कुल knowledge ऐसी है। आप- सायरा, थैंक यू सो मच। सायरा बानो हमारे साथ मौजूद थी, जो कि केनाल इशू के ऊपर बात करी थी। खवातीन, ये इशू आजकल हॉट टॉपिक है और हम उम्मीद करते हैं कि ये हल होगा। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, जिसका बुखार एक बार फिर अपने उरूज पर है और पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। पहले इसका आगाज हुआ रावलपिंडी से, उसके बाद मैचेस आपने देखे कराची में, और कल कराची में आखिरी मैच था। अब आपको मैचेस मुल्तान में नजर आएंगे, और कराची में जो आखिरी मैच है उसकी अगर बात की जाए तो वो बड़ा सनसनीखेज हुआ। एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के माबेन, जहां पे पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए अच्छा स्कोर किया, 140 प्लस स्कोर इस विकेट पे बुरा नहीं होता, लेकिन दाद देनी होगी कराची किंग्स को, कराची किंग्स के कैप्टन डेविड वार्नर को। वार्नर एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं, और कप्तान के तौर पे इस वक्त कराची किंग्स को उनकी ज़रूरत भी थी, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कराची किंग्स की बैटिंग लाइनअप को भी सहारा दिया। और उसके बाद तारीफ करनी होगी मैन ऑफ द मैच
खुशदिल शाह की, जिन्होंने Exactly. 3 विकेट भी लिए, फिर आखिर तक विकेट के ऊपर मौजूद रहे और मैच फिनिश करके बाहर आए। वो अलग बात है कि फिनिशिंग शॉट हसन अली के बल्ले से आया, लेकिन ये मैच यकीनी तौर पे पाकिस्तान सुपर लीग का एक दिलचस्प मैच था। जिस तरह Exactly. के 234 रन चेस किए थे कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान के खिलाफ, इसी तरह से आखिरी मैच भी कराची किंग्स ने बहुत ही अच्छे से चेस किया। और अब कराची किंग्स की टीम जब कराची से निकलेगी तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, जिस तरह के उनके पास बल्लेबाज हैं, क्योंकि मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी की पिचेस बैटर्स के लिए ज़्यादा साजगार हैं। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहनवाज राना साहब, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहनवाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से हसनैन ने एक एक विकेट के बारे में आपको बताया है, जाहिर है जब रात को 1 बजे तक मैच को कवर करेंगे तो सुबह इस तरह का तज्जिया तो देंगे। तो ओवरऑल आप सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं, कैसा मैच रहा रात का? देखिए जी, पहले तो वाकई हसनैन को दाद देनी पड़ेगी और उससे पहले मैं आप दोनों को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। और कल का मैच यकीनी तौर के ऊपर सनसनीखेज रहा और यूं लगता था कि जैसे शायद ये मैच कराची को जीतना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह की विकेट बनाई गई थी वो विकेट मुझे तो नहीं लगती थी कि ये T20 के लिए बनाई गई हो। हाँ। क्योंकि इस T20 असल में होता है एक, जिसको कहना चाहिए कि एक एंटरटेनमेंट का जरिया, और इस तरह की वहां विकेटें बनती हैं या बनाई जाती हैं T20 के लिए, जिसमें चौके और छक्कों की जो बारिश है वो हमें होती हुई नजर आए। लेकिन वहां जो कल कराची की जो विकेट बनाई गई थी, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये विकेट किसने बनाई, कैसे बनाई और क्यों बनाई। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगर पीसीबी भी एक्शन ले और पूछे कि ये विकेट जो थी क्या ये T20 के लिए थी या टेस्ट मैच के लिए आपने बनाई थी, कि जिस पर खेलना जो था वो इंतहाई मुश्किल था। और जैसा कि आपने देखा भी और सुना भी कि जब बाबर आजम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर हम 150 से 160 कर लेते हैं तो वो इस विकेट के ऊपर इंतहाई बेहतरीन स्कोर होगा और कराची के लिए बनाना मुश्किल होगा। और फिर जब कराची की बारी आई तो फिर पता भी चला कि वाकई वो स्कोर बनाना जो था वो कितना मुश्किल था। बहरहाल ये कि चूंकि मैच तो अब इख्तिताम हो गया और कराची ने ये मैच जीत भी लिया, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैच के जो उतार चढ़ाव थे वो इंतहाई शानदार थे और बस एक एक लम्हे यूं लगता था कि जैसे पता नहीं कौन सी टीम जो है वो फतह याब हो जाए। लेकिन कराची ने एक बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जो था इस मैच को जीता। और यहाँ पे फिर मैं एक बात कहूंगा कि बाबर की कप्तानी में एक मरतबा फिर हमें, जहां उन्होंने कोशिश की कि वो बेहतर अंदाज में मैच को आखिर तक लेके जाएं, वहां आप देखें कि उनके पास एक बॉलर जो था वो आखिर में बिल्कुल कम हो गया। यानी जो लास्ट ओवर था वो एक रेगुलर बॉलर से नहीं करवाया गया बल्कि पार्ट टाइम बॉलर से जो है वो करवाया गया, और नतीजा उसका ये निकला कि उस ओवर में उसकी तीसरी बॉल के ऊपर जो था वो स्कोर जो था वो चेज हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना ये भी देखने वाली होती हैं, और लोगों ने देखा भी कि आखिरकार के एक ऐसा मैच के जो जिसको ज़ल्मी के लिए जीतना इंतहाई जरूरी था, उसे उसकी हिकमत अमली जो है उसको किस तरह मुरतब किया गया। सो ये है कि जब आपकी हिकमत अमली अच्छी नहीं होती तो नतीजा जो है वो जीत की सूरत में नहीं बल्कि शिकस्त की सूरत में निकलता है। बिल्कुल ऐसी है शाहनवाज साहब। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम को चांसेस भी मिले, 2-2, 3-3 चांसेस मिले, उसके बावजूद भी वो 50 नहीं बना सके। और फिर पावर प्ले के अंदर बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हुए नजर आए बाबर आजम, तकरीबन 20 से 21 डॉट बॉल्स थे। अगर वहां पे वो डॉट बॉल ना खेलते, उनको चांसेस भी मिले थे, स्कोर 160-70 होता तो मेरा ख्याल है कि पेशावर ये मैच जीत सकता था। क्योंकि ये तो हम मेरा ख्याल है पिछले 5 साल से बाबर आजम से प्रेजेंटेशन में सुनते आ रहे हैं कि हम 20-25 रन शॉर्ट थे, 15-20 रन शॉर्ट थे, और आज भी यही बाबर आजम ने एक बार फिर दोहराया कि मैं 15-20 रन शॉर्ट था। बात पता है क्या है हसनैन, इसमें हमारे पास ना हमारे जो जितने भी ये टीम के कप्तान है ना उनको 2 कैसेट दे दिए जाते हैं। एक कैसेट ये होता है कि हमने 15-20 रन जो थे वो कम किए और लिहाजा हम हार गए। दूसरा कैसेट होता है कि हम ना इस शिकस्त से कुछ ना कुछ सीखेंगे और आइंदा मैचों में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा जो है करेंगे। ये 2 बातें हैं कि जो इनको रट्टू तोते की तरह से जो है वो सिखा दी जाती हैं। जहां तक बाबर आजम की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो पिछले 1-1.5 साल से जो है वो
सबके सामने है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ना तो वो खुद सीखने के मूड में है, ठीक है ना, और ना वो ये चाहते हैं कि वो खामियां कि जिनकी वजह से अब बाबर आजम जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं उनके ऊपर वो कंट्रोल करें और उनको दूर करें उन खामियों को। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। आप ये देख लीजिए कि कल के मैच में भी उनसे ये 40 रन तो जरूर हुई हैं और वो उनके खाते में गई हैं, लेकिन वो हुई कैसे हैं कि पहले उन्हें एक एलबीडब्ल्यू का जो था वो मिल गया चांस, फिर उसके बाद एक बिल्कुल लॉलीपॉप आसान सा कैच था कि जो उन्होंने अपना बॉलर की तरफ फेंका और फिर जो बॉलर थे वो उसको कैच ना कर सके। तो ये, और फिर उसके बाद जिस तरह से वो क्रिकेट की इस्तेलाह के अंदर कहा जाता है चुरे लगना, ये चुरे लग रही थी, ये मुकम्मल शॉट्स उनसे नहीं खेले जा रहे थे। वो कभी बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लग के गेंद चौके की तरफ चली जाती थी, कभी ऊपर का हिस्से को छूती हुई चौके की तरफ चली जाती थी। सही। वो जो शाहनवाज साहब, सॉरी टू कट यू, मुझे शॉर्टली साइम अयूब के हवाले से बताइएगा। वापसी के बाद वो थोड़े से हमें डल नजर आ रहे हैं, कितना बड़ा कंसर्न है ये पाकिस्तान के लिए भी और पेशावर के लिए भी? देखिए, बात ये कि ये तो बिल्कुल एक तयशुदा बात होती है कि जब एक खिलाड़ी अपनी भरपूर फॉर्म में हो और उसके दरमियान में कोई अचानक से रुकावट जो है वो आ जाए और फिर वो दोबारा से उस रुकावट को अबूर करके ग्राउंड में आए, तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहती कि जो उससे पहले होती है, उस रुकावट से पहले होती है। यकीनी तौर के ऊपर साइम अयूब का बल्ला जो था वो रन से उगल रहा था और वो ऐसी मतलब शॉट खेल रहे थे कि जो मॉडर्न क्रिकेट की जो है वो खूबसूरती बनती चली जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके टकने का मसला हुआ, वो इंजर्ड हो गए, फिर उनका इलाज हुआ, उसके बाद अब वो दोबारा आए तो थोड़ा सा वो शेकी जरूर हो जाते हैं। और दूसरी बात एक और भी ये है कि जब आप किसी खिलाड़ी के ऊपर होमवर्क करके ग्राउंड में उतरते हैं, और होता भी यही है कि जो दोनों टीमें, मुखालिफ टीमें होती हैं, वो उन खिलाड़ियों के ऊपर निशान लगाती हैं जिनसे उन्हें उम्मीद होती है कि ये खिलाड़ी जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल का बाइस बनेंगे। तो ये है कि उसकी भी जो खामियां हैं उसको भी लोगों ने अब लिखना शुरू कर दिया है, उन पे निशान लगाना शुरू कर दिया है, उन पे काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा ये है कि अब उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसका जो तसलसल है वो ऐसा नहीं है। ये दुरुस्त है कि जब वो कम बैक हुआ उनका, वो वापस आए और उन्होंने आते ही 50 रन बनाई तो यूं लगता था कि साइम अयूब वही है जो था। लेकिन अभी एक मैच के बाद हम ये फैसला नहीं कर सकते कि साइम अयूब जो है वो शायद अपनी जो फॉर्म थी वो खो चुके हैं। ऐसा नहीं है, होता है कि कोई चोट लगती भी है गलत और वो पकड़ा भी जाता है, नहीं भी पकड़ा जाता, बाबर आजम की तरह उसको 2-2 चांस मिल जाते हैं। लेकिन ये है कि साइम अयूब से अभी इतनी जल्दी हमें दिल बर्दाश्ता नहीं हो जाना चाहिए, बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उनको टाइम देना चाहिए, शायद उनके परफॉर्मेंस जो है हमें नजर आ जाए। थैंक यू सो मच शाहनवाज राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने वक्त दिया। और चूंकि हमारे पास वक्त कम है, ब्रेक का वक्त हो चुका है, और जब ब्रेक लेने की बारी आती है ना तो फिर हमें सबको करता है, इसलिए माजरत भी। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है ना, और हर जब हाँ बिल्कुल, मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ, ऑनर मानती हूँ कि मैं भी खूबसूरत लगना चाहती हूँ। और इसके लिए आप देखते हैं कि डिफरेंट लोग डिफरेंट, आप ये कहें कि कुछ मेकअप का सहारा लेते हैं, कुछ सर्जरीज का सहारा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सेहत की सनत में तब्दीलियां लाने और आवाम को बेहतर तिबी सहूलतें फराहम करने की जरूरत हमेशा से महसूस की गई है। और बिलखुसूस कॉस्मेटिक सर्जरी के शोबे में जहां एक तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस शोबे से मुतल्लिक अगर बात करें तो आगाही की कमी और सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाने की जरूरत भी बढ़ चुकी है। कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ खूबसूरती को बढ़ाने का अमल नहीं है, बल्कि इसमें मरीज के मेंटली और फिजिकली फवाइद भी शामिल होते हैं। और इन तमाम पहलुओं को बेहतर तौर पर समझना, इस शोबे में महारत हासिल करना एक अहम कदम है। और इसी हवाले से आज इन स्टूडियो हमें किसने ज्वाइन किया? जी हाँ, इस हवाले से हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं वो इस शोबे में एक अहम मुकाम रखती हैं और इनकी खिदमत लोगों की जिंदगी में रखते हैं, हाँ। मतलब शख्सियत रखती है ना, शख्सियत, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर एहसन जदून साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कीजिए तो हमारे जहनों में आता है कि आपको खूबसूरत लगना है, इस वजह से ये सर्जरी करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि
शायद डॉक्टर्स जब सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि प्रिवेल किस तरह कर रही है सोसाइटी में। इसकी क्या वजह है? क्या एक्सपर्ट्स की कमी है या फिर आवाम ये सोचे समझे बगैर भी कहीं चली जाती है और कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेती है? बिल्कुल। अच्छा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखें, है ये एक बात यह है कि कॉस्मेटिक सर्जरी एज अ फील्ड एग्जिस्ट इस तरह करती है कि डिफरेंट स्पेशलिटीज से जो डॉक्टर्स हैं, प्लास्टिक सर्जन हो गए, जनरल सर्जन हो गए, डर्माटोलॉजिस्ट हो गए, ये सारे के सारे कॉस्मेटिक सर्जरी किसी ना किसी सूरत में कर रहे होते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में। मेरी प्रैक्टिस मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा पता है, लेकिन पाकिस्तान में भी यही है कि प्लास्टिक सर्जन के अलावा जनरल सर्जन्स, डर्माटोलॉजिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर्स वो भी ये कर रहे हैं। उसकी वजह से मसला ये है कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो कि इसको रेगुलेट कर रही हो, और इस वजह से फिर ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नॉन मेडिकल लोग भी लेजर्स और बोटॉक्स और फिलर्स इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो उसमें इशू ये है कि इस वक्त रेगुलेशन की कमी की वजह से, जो मैंने नोट किया जब मैं पाकिस्तान आता हूँ, मेरे कोलीग्स हैं यहाँ पे, वो बताते हैं कि बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बैकडोर किस्म के एरियाज हैं जहाँ पे ट्रीटमेंट्स की जा रही हैं लेकिन विदाउट एनी रेगुलेशन, और फिर उसकी वजह से जो सेफ्टी का मयार है वो ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम जो कि मुझे नज़र आती है यहाँ पे। कॉस्मेटिक सर्जरी एज अ फील्ड इज़ अ फैंटास्टिक फील्ड, लेकिन एथिक्स होने बहुत ज़रूरी हैं इसके अंदर कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो रेगुलेट किस तरह किए जा रहे हैं, और क्या वो पेशेंट्स के लिए के फायदे के लिए कर रहे हैं या पैसे बनाने के लिए कर रहे हैं। अब क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या मेडिकल जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या हैं? देखें, एज मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारी जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं दुनिया में, आप कहीं भी चले जाएं, तो वो यही होती हैं कि जी आपने पेशेंट केयर करनी है, आपने कोई भी जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो पेशेंट के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स में ये होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनकी एक डिमांड होती है कि जी हमने ऐसे करना है या हमने ऐसे लगना है। कई दफ़ा वो जो बात करते हैं वो ठीक होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने राइनोप्लास्टिक करानी है या किसी ने फेस लिफ्ट करानी है, किसी ने लाइपोसक्शन करानी है, तो आदमी कहता है हाँ यार, अगर आपने बाकी सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर कर ली हैं और आपको वाकई ही सर्जरी की जरूरत है, फिर हम वो कर देते हैं। लेकिन कई दफ़ा जो पेशेंट्स होते हैं वो आके इलॉजिकल किस्म की डिमांड्स करते हैं कि ये कर दो या ये कर दो। कैसे समझाते हैं फिर उनको? उसके अंदर फिर उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। जो यही मैं कहना चाह रहा था कि जो एथिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो ये नहीं देखते कि यार मैं इससे पैसे कितने बना सकता हूँ, वो ये देखते हैं कि यार इस प्रोसीजर के बाद क्या इसका कोई फ़ायदा होगा मेरे पेशेंट को या नहीं होगा। जबकि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी पैसे हैं और बन भी सकते हैं, तो लोग जो से हैं, डॉक्टर्स भी हो गए नॉन मेडिकल या जो बिजनेसमैन हैं जिन्होंने ये क्लिनिक्स वगैरह ओपन किए हुए हैं, उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो पैसे बनाना है। तो वो ये फिर मना नहीं करेंगे कि जी आप मत करवाएं या आपको जरूरत नहीं है, वो तो कहेंगे कराओ, वो करवाओ, बल्कि वो ये कहते हैं कि यार ये मत कराओ, ये भी करा लो, ये भी करवा लो। आप जो सोच रहे हैं वो अगर ये करवा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो मेरा पहला सवाल था ना, वो मैंने इस वजह से भी किया था कि पाकिस्तान में ना आधा काम तो बार्बर्स कर रहे हैं। आप किसी नाई की दुकान पे चले जाएं तो वहां पे आपको फेशियल भी मिलेगा, बोटॉक्स भी मिलेगा, पता नहीं क्या क्या उन्होंने आजकल रखा हुआ है, और क्वालिफिकेशन उनकी कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं सस्ते में काम हो रहा है। वो चला आ रहा है, सस्ता वो भी नहीं है यार। वहां पे भी आपसे 15-20 हज़ार, 30 हज़ार रुपया, 40 हज़ार रुपया आपकी पोजीशन देख के ले लिया जाता है, और ये कितना खतरनाक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हर कोई विदाउट एनी रेगुलेशन ये काम कर रहा है। मेरी आज सुबह मेरे कोलीग हैं डॉक्टर तैमूर, उनसे बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि जब भी कोई रेगुलेशन होती है, लेट्स से PMDC जो कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल है, वो रेगुलेट सिर्फ डॉक्टर्स को करती है। बिल्कुल, वो रेगुलेट नॉन मेडिकल लोगों को नहीं कर सकती, ना ही कोई अपरेटस है इस किस्म का जो कर सके। तो अगर रेगुलेशन लेके आएंगे तो वो डॉक्टर के ऊपर लेकर आएंगे, लेकिन वो लोग जो डॉक्टर नहीं है, वो जो ये काम कर रहे हैं, वो बैठे धड़ाधड़ काम कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो दैट इज द थिंग। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेडियोलॉजिकल काउंसिल्स होती हैं हर स्टेट के अंदर, जो कि मॉनिटर करती हैं लेज़र सेफ्टी लाइसेंसिंग को, कि कौन आदमी कौन सा क्लिनिक लेज़र को यूज़ कर रहा है। तो वो फिर आपकी क्वालिफिकेशन होती है, फिर वो आपको सारा का सारा उसके थ्रू करना पड़ता है। लेज़र सेफ्टी का कोर्स करने पड़ते हैं, वो अपने हर साल अपने ऑडिट करने होते हैं। यहाँ पे तो ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है, आप जो मर्जी है। सबसे ज्यादा मसला ही रूल्स एंड रेगुलेशंस का है सर। मुझे ये बताएं कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी में बेसिक फर्क क्या है? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं। प्लास्टिक सर्जरी रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जो कि ट्रॉमा में या कैंसर में या कोई भी बिगाड़ आ जाए बॉडी में, उसको वो बिल्ड अप करके उसको ठीक करते हैं, तो वो प्लास्टिक सर्जरी में आ जाती है। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है जिसके अंदर हम सिर्फ जो ये एक्सीडेंट या ट्रॉमा या कैंसर या उसके अलावा किसी को खूबसूरत करने के लिए एस्थेटिकली की जाती है। तो इवन दो के प्रिंसिपल्स
और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी के इन टर्म्स ऑफ सर्जिकल आउटकम्स सिमिलर होते हैं। एक ये है कि हम एक ट्रॉमाटाइज्ड बंदे को ठीक कर रहे हैं, जबकि दूसरे में एक नॉर्मल आदमी को ठीक किया जा रहा है। और कॉस्मेटिक सर्जरी में बहुत सारे लोग हैं जो कि वैसे भी खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं हमारी नाक में ये प्रॉब्लम है, हमारे चेहरे में ये प्रॉब्लम है, ये ठीक किया जाए। तो उन लोगों को जब ठीक किया जाता है तो कोई ऐसे केस भी होते हैं कि वो एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं होते और फिर नए एक जो है बैच स्टार्ट हो जाती है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल होता है। देखिए पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो उनसी है ना, वो वेरी कर रही होती है उनकी मेंटल स्टेट के साथ भी। इसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग ये करते हैं कि पेशेंट की पहले कोई भी प्रोसीजर हो, हम उससे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं कि आया ये बंदा इस काबिल है या वाकई ही इसके अंदर है चीज़ अपनी सर्जरी करवाना चाह रहा है, इसका उसका फ़ायदा भी होगा। इमोशनल किसी वजह से ये करवाना चाह रहा है, किसी ने कोई रिमार्क पास कर दिया या कुछ कर दिया कि जब मैं सर्जरी करवा लूँगा, या रिलेशनशिप के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो मैं इसलिए सर्जरी करवा लेता हूँ या करवा लेती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ है वो मुझे ज़्यादा पसंद करने लग जाएगा। तो वो जो वजूहात होती हैं जिसकी वजह से वो करते हैं, हमें देखना पड़ता है कि यार, और फिर उनकी काउंसलिंग करते हैं हम, कह नहीं आपके लिए ये ठीक नहीं है, आप मत कराइए, या आपके लिए ये ठीक है, या आप करा लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये जो सी हैं वो लैक कर रही हैं पाकिस्तान में, जो मैं नोट कर रहा हूँ बाहर से आके, कि अगर इन चीज़ों के ऊपर किया जाए, काम किया जाए तो बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि समटाइम्स ज़ाहिर अब हम बात करें ना प्लास्टिक सर्जरी की, कॉस्मेटिक सर्जरी की, खूबसूरती की, तो कॉस्ट भी बहुत मैटर करती है, प्रोडक्ट्स की रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है। तो अक्सर लोग होते हैं कि भाई सस्ते में काम हो रहा है तो हम ये करवा लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट्स रेलिवेंट नहीं होती। तो इस हवाले से आप क्या फिर अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं? एग्जैक्टली, मैं ये कहता हूँ कि देखें हर काम सस्ता हो सकता है, लेकिन उसके सस्ते कराने के चक्कर में फिर आप आउटकम भी फिर सस्ते होंगे। सही है, तो वो वैसे वो कैसे जितना गुड़ डालेंगे उतना शक्कर होता है, जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, अभी पाकिस्तान में जो मैंने नोट किया है, आपके पास A क्लास, B क्लास, C क्लास फैसिलिटीज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अच्छी चीज़ें करवा लेते हैं, अच्छे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं, अच्छे क्लिनिक्स में चले जाते हैं। जो नहीं कर सकते वो फिर वही करते हैं जो है। तो मेरा उनको मशवरा ये होगा कि अगर करवाना है तो तब करो जब आप कुछ अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकें। बिल्कुल। अगर वरना बेहतर ये है कि गलत काम करने से बेहतर है कि आप ना करवाएं तो बेहतर है। ये मेरा पर्सनल है। और साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना इसके। एब्सोल्युटली, देखें बोटॉक्स और फिलर्स, मेरी कल कुछ फ्रेंड्स से उनके साथ बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि अब डॉक्टर्स के और नर्सेज के अलावा नॉन मेडिकल लोग जिनको टेक्नीशियंस कहते हैं, या कोई वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे कि टेक्निकल कोई एक्सपर्ट्स हैं जो बोटॉक्स और फिलर कर रहे हैं और एक दूसरे को ट्रेन करके लगा रहे हैं लोगों को। यार बोटॉक्स और फिलर्स के साथ इतनी प्रॉब्लम आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोटॉक्स के साथ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, एक एलर्जिक रिएक्शन होता है जो कि हो सकता है। अगर आपके पास मेडिकल फैसिलिटी उसको रिससिटेट करने के लिए नहीं, आपने किसी को बोटॉक्स लगा दिया और उनको एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो गया तो वो उनकी जान जा सकती है। अच्छा। हालांकि ये रेयर है लेकिन हो सकता है। इसी तरह फिलर जो सा है उससे ब्लाइंडनेस हो सकती है, उससे नेक्रोसिस हो सकता है, उससे जो आर्टरीज के अंदर अगर चला जाए ना तो पूरा का पूरा टिश्यू उसका जो सा है वो क्या कहते हैं नेक्रोटिक हो जाता है। तो फिलर भी आपको देख के लगाना पड़ता है कि किस जगह पे आपकी डेंजर जोन है। भी हमें साथ करनी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हुजैनी का साहब से और गपशप करने का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऊपर से हुक्म आ गया कि अब आपने कमर्शियल ब्रेक लेनी है। खवातीन और हज़रात यहाँ पे वक्त वो चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेंगे, उसके विद अस।